हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और एक बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल के एक हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, जो बाद में चीज़ें ये सामने आई कि क्या हुआ, कैसे हुआ। शुरू में तो उसे दबाने की कोशिश की गई, 50 तरह से उसको छिपाने की कोशिश की गई कि ये सुसाइड था और रात में वहाँ क्या कर रही थी। 50 तरह की बातें जो हमेशा एक पुरुषवादी समाज में ये बातें होती हैं, जिसमें महिला के ऊपर ही सारा आरोप लगाने का कोशिश होता है। ये बहुत सिंपल होता है लगाना कि हम उसी पे सारा ब्लेम कर दें कि उसी की सारी गलती है, चाहे उसके कभी ड्रेस के नाम पे, कभी ये पहनने के नाम पर, कभी वो पहनने के नाम पर, क्योंकि वो महिला है। जिस तरह से उसको हसप करने की कोशिश की जाती है, वहाँ के हॉस्पिटल के डायरेक्टर को हटा दिया जाता है, फिर अपॉइंट कर दिया जाता है, किस तरह से लीपापोती करने का प्रयास किया जाता है, बाद में किस तरह से ह्यू एंड क्राई मचता है। उसके बाद राष्ट्रीय लेवल पर डिफरेंट सिटीज़ में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरह से उसका विरोध हो रहा है, तो इसमें हम जो पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर थे उनका न तो नाम लेंगे और न ही हम उस पे ज़्यादा कुछ उसके माइन्यूट डिटेल पर बात करेंगे, लेकिन हम एक बड़े सवाल की तरफ आपको इशारा करेंगे। आप जानते हैं कि 2012 में निर्भया कांड के बाद यहाँ पे कानून में परिवर्तन हुआ। क्रिमिनल लॉ में रेप का जो प्रोविज़न था इंडियन पीनल कोड में, उसमें बदलाव किया गया। बहुत बड़े स्तर पर उसका वो हुआ, तब भी 6-7 साल लग गए उस जजमेंट के आने में। आप इसे समझ सकते हैं कि क्रिमिनल लॉ की इफिशियंसी क्या है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि लॉ का एक सीमित दायरा है, लॉ ही सब कुछ नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। मथुरा रेप केस हो चुका है, कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिस पे जुडिशरी ने बहुत सारे जजमेंट पास किए, कमेंट किए, पैट्रियार्की के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर। ये भी आप आए दिन सुनते रहते हैं कि नेताओं का या बहुत संगठनों का क्या अप्रोच रहता है इन चीज़ों के ऊपर, किस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि छोटे, मतलब हम वो कहना भी नहीं चाहते जो वो लोग कहते हैं। लेकिन एक मूल सवाल पर हम आते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें जो करी जाती हैं, ये किसी भी नागरिक के लिए बड़ी ही पीड़ादायक है कि आज हम 21st सेंचुरी में, जहाँ पर हम ये स्वप्न देख रहे हैं, हालांकि ये इंडिया का ही केवल फिनोमिना नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ें तो आपको समझनी होंगी कि ठीक है, आप ये कह करके कि केवल इंडिया की समस्या नहीं है, आप मुद्दे को भटका नहीं सकते। निश्चित तौर पर विकसित देशों में भी ये चीज़ें होती हैं, विकासशील देशों में भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये जस्टिफाई करें कि वहाँ होती हैं इसलिए यहाँ भी हो रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़े ही दुखदाई है कि ऐसा तर्क दिया जाता है मीडिया डिबेट्स में, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के ऊपर इस तरह से डिबेट किया जाता है। उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है कि इस देश में ऐसे रेप हुआ, इस देश में ऐसे हुआ, तो इंडिया में भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा कंट्री। ये अपने आप में बहुत ही घिनौना किस्म का तर्क है। सवाल ये है कि जिस समय हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अब विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को हम जो लेबर फोर्स में शामिल करें, उन महिलाओं के लिए आप उचित सुरक्षा का प्रबंध नहीं कर पाते और ना कर पाए हैं। कानून में भी आपके प्रोविज़न नहीं है। क्या सुरक्षा का प्रबंध है, क्या उसका प्रोटोकॉल है कि किसी चीज़ की एक मुकम्मल सुरक्षा की बात आपके कानून में नहीं है। आपने लॉ में बदलाव कर दिया, लेकिन मानसिकता में बदलाव का क्या, आपके बिहेवियर में बदलाव का क्या। तो 2-3 चीज़ें जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं, ये कि आप देखिए कि इस पूरे केस के बाद एक बार फिर से ये डिबेट सामने आया कि क्या इस पुरुषवादी समाज में महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या वो कानून से केवल दूर किया जा सकता है। कानून
तो आपके एक्सटर्नल बिहेवियर पर लागू होता है। जब आप ये क्राइम कर देते हैं तब उसके बाद कानून का काम शुरू होता है, लेकिन उससे पहले की जो आपकी सोच होती है, कानून कहता है ना कि 2 एलिमेंट्स जरूरी हैं क्राइम करने के लिए। एक तो मालाफाइड इंटेंशन आपका होना चाहिए और उसके बाद जो है उसका एक्शन होना चाहिए। देयर मस्ट बी फॉलोइंग एक्शन आफ्टर फॉर्मिंग रॉन्गफुल इंटेंशन और मालाफाइड इंटेंशन, गलत इंटेंशन। तो जो इंटेंशन का लेबल है वो एक पुरुष को इस तरह का मजबूत इंटेंशन बनाने का जो साइकोलॉजी क्रिएट करता है, क्या लॉ उसको एड्रेस कर सकता है? नहीं एड्रेस करता है। लॉ का ये लिमिटेशन है, क्योंकि ये सोसाइटी में जो आपकी नर्चरिंग होती है साइकोलॉजिकली, जो ये आपको बताया जाता है कि यू आर अ मेल चाइल्ड, इसलिए आपको कोई भी अधिकार है किसी लड़की के बारे में कुछ भी गलत सोचने का, कुछ भी करने का, उसको केवल एक वस्तु समझने का। वो अलग डिबेट है आपके कल्चर में और रिलीजन में कि बेटी देवी का स्वरूप होती है, लेकिन उसी देवी को बनाते बनाते, देवी कहते कहते उसको हर राइट से आपने वंचित कर दिया। उसको डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार नहीं है। अगर वो डिग्निफाइड लाइफ, असर्टिव लाइफ जीती है तो उसको आज के जमाने में उसको क्या कहा जाता है? आप जानते हैं बहुत लोग जो स्टेटमेंट देते हैं उस स्टेटमेंट को हम न तो इंडोर्स करते हैं और न ही सपोर्ट करते हैं। जब वो पढ़ रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं, नई नई चीज़ें कर रही हैं, वो अपने हिसाब से ड्रेस पहन रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, लाइफ डिसाइड कर रही हैं, तो सोसाइटी के कुछ लोगों को जो आज भी ये भावना बनाए हुए हैं कि पुरुष जो है वो वही सर्वे सर्वा है सोसाइटी का, चाहे वो मोरालिटी को डिसाइड करने की बात हो, पावर को डिसाइड करने की बात हो, पॉलिसी को डिसाइड करने की बात हो। और ये साइकोलॉजी में आपके घर से जब फीड किया जा रहा है कि लड़का मतलब क्या, ये साइकोलॉजिकली तय होती है ना कि लड़का मतलब वो मजबूत होता है, लड़का ही बहुत सारा चीज़ कर सकता है, वही आपको स्वर्ग में पहुंचा सकता है। ये सारी जो कल्चरल ट्रेट्स हैं, जो वर्चस्ववादी सोच है, हेजमनिक सोच है, डोमिनेंट साइकोलॉजी की जो ये चीज़ें हैं, इस पर कितना काम हो रहा है इंडिया में? स्कूलों में कितना काम हो रहा है जेंडर सेंसिटाइजेशन के नाम पर? क्या वो सोच बदल पाई है? तो पहली बात तो ये कि ये इस सोच पर कितनी सरकारें काम कर रही, कौन सा पॉलिसी काम कर रहा है। नारे देने से कोई बदलाव नहीं होगा। बड़े बड़े नारे आप देते चलते हैं, उसका नतीजा क्या होता है? क्या हुआ उसका नतीजा? आए दिन हर जगह से ये खबर आ रही है कि यहाँ इसका रेप हुआ, इसका यहाँ रेप हुआ। निश्चित तौर पर उसका एक कारण आप कह सकते हैं कि द गर्ल्स आर बिकमिंग असर्टिव, दे आर क्लेमिंग देयर राइट, दे आर क्लेमिंग देयर फ्रीडम। और एक दूसरा क्लास जो मेल क्लास है वो ये सोचता है कि उसकी वजह से उनका स्पेस कम हो रहा है, बिकॉज दे आर बिकमिंग असर्टिव एंड ऑफ कोर्स दे शुड। संविधान से लेकर ह्यूमन राइट्स के जितने डॉक्यूमेंट हैं उनमें उनका इक्वल राइट है, क्यों नहीं असर्ट करें? आज तक तो सप्रेस ही रही हैं देवी के नाम पर, देवता के नाम पर। भाई देवी क्यों बना रहे? उनको राइट दो ना अपने आप को असर्ट करने के लिए। जब भी कोई गलत करता है तो ये तर्क दिया जाता है, मोरल तर्क दिया जाता है, डोंट डू दैट। उनको इक्वल सिटीजन मानो ना आप, इक्वल राइट दो उनको। लेकिन इस साइकोलॉजी पर काम ही नहीं हो रहा है। इस साइकोलॉजी पर ना तो गवर्नमेंट काम कर रही है, ना लॉ काम कर रहा है। केवल लॉ बना देने से क्या हो जाएगा? लॉ हैज लिमिटेड रोल, और वो तब होता है जब कोई अपराध हो जाता है। लॉ का अपराध होने से पहले क्या रोल है? कुछ रोल नहीं है। ये सोसाइटी के नॉर्म्स, उसके बिहेवियर से तय होता है, साइकोलॉजी से तय होता है। एंड सोसाइटी इज स्टिल प्रेफरिंग बॉयज। एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए। एक्सेप्शन जो है ना अपवादी स्वरूप लागू होता है कुछ कुछ केसेज में, वो कभी जनरल ट्रेंड नहीं बन सकता है। तो एक्सेप्शन का एग्जाम्पल दे करके कि कुछ लड़कियां इतना कर दें, कुछ लड़कियां ये बन गई वो बन गई, वो सोसाइटी का रूल नहीं हो जाता। दिस इज द एलिट कंसेप्ट, दिस इज अ काइंड ऑफ एलिटिज्म
in order to hide the reality of the society। तो जो ब्रॉडर प्रैक्टिसेस हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी में, जिसको रिलीजन भी और कल्चरल प्रैक्टिसेस भी इन्हांस करता है, उसको समझने की ज़रूरत है। ये कुछ लोगों के अपवाद के आधार पर इन चीज़ों को, इन प्रैक्टिसेस को, इन एक्सप्लॉइटेशन को, सेक्सुअल हरासमेंट को, रेप्स को आप नहीं समझ सकते। इसके लिए डीपर साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल लेवल पर जाकर के आपको सोचना होगा कि ये महज लॉ से और एडुकेशन से दूर नहीं हो सकता। इसको सोसाइटी के लेवल पर, फैमिली के लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर आपको ये समझना होगा और समझाना होगा। लॉ केवल इसमें कोई काम नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात कि एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इस देश में गांव के स्तर पर, अंचल के स्तर पर, जिले के स्तर पर, घर चार दीवारी के अंदर जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, सेक्सुअल हरासमेंट हो रही हैं, उनका कितना रिपोर्टिंग होता है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट होते हैं, हमको प्रोटेस्ट से कोई दिक्कत नहीं है। कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, किस पर हो रहा है, उस पर होना चाहिए। किसी भी महिला के साथ ऐसी घटना होती है तो ये होना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका भी एक वर्ग चरित्र है। आप देखिए कि शहरों में अगर ये घटनाएं होती हैं तो अक्रॉस द पार्टी लाइन एक क्लास है, अक्रॉस द कास्ट या कम्युनिटी लाइन, आप उसको छोड़ दीजिए, उसके ऊपर भी एक सेंटिमेंटल क्लास क्रिएट होता है और उसका जम करके विरोध होता है। शहरों में विरोध होता है, ये होता है, कैंडल लाइट विजिल होता है, डिफरेंट सिटीज़ में उसका प्रोटेस्ट होता है, फेसबुक मीडिया पे खुल करके चलता है। वो जैसे ऐसे लगता है कि पूरा देश एकमत हो गया है इस मुद्दे पर, किसकी कोई क्लास डिस्टिंक्शन नहीं है, कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं है, कम्युनिटी डिस्टिंक्शन नहीं है, रीजन का डिस्टिंक्शन नहीं है। वो बस घटना कहाँ हुआ है इस बात से डिटरमिन होता है कि वो घटना कहाँ हुई है, उस घटना का विरोध करने वाले लोगों का क्या क्लास होता है, क्या वर्गीय चरित्र होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या इसी तरह का प्रोटेस्ट जैसे निर्भया कांड में, आप इसको इमोशनल होकर मत समझिएगा, इसको डीपर लेवल पर आप समझिए, स्ट्रक्चरल लेवल पर इसको समझने का प्रयास करिए। निर्भया कांड जो हुआ था, देशों विदेशों में, दिल्ली में, मुंबई में, बड़े बड़े जो अर्बन सेंटर्स हैं, वहां पर भयंकर विरोध देखने को मिला। निश्चित तौर पर देखा भी जाना चाहिए, लेकिन क्या इसी तरह का उग्र विरोध किसी छोटे शहर में रहने वाली किसी बच्ची के साथ या महिला के साथ अगर घटना होती है तो विरोध देखने को मिलता है क्या? क्या वो लड़की नहीं है? ये चीजें चिंतित करने वाली हैं कि अगर किसी कोई प्रोफेशनल किसी बेटी का, चाहे बहू का, चाहे लड़की का रेप होता है तो पूरा समाज जग जाता है, प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट होने लगते हैं, कानून बदलने की बात होने लगती है, सारी चीजें होने लगती हैं। लेकिन डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट छोटे छोटे शहरों में, गांव में लगातार रेप की घटनाएं हो रही हैं। क्या उससे शहरी लोगों का कंसाइंस नहीं हिलता क्या? किसी एक लड़की का जो शहर में है या शहरी कल्चर से, शहरी प्रोफेशन से बिलोंग करती है तो उसके लिए पूरा देश खड़ा हो जाता है, सब लोग उस पर बात रखते हैं, सब लोग उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडल लाइट विजिल करते हैं। लेकिन अगर किसी मार्जिनलाइज सेक्शन की कोई लड़की या किसी लड़की का रेप होता है तो पूरा सिस्टम उसको दबा देता है। ये कैसा अवेयरनेस है? क्या इस तरह से, क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज भी इस देश में प्रोटेस्ट भी क्लास, वर्ग या जाति या क्षेत्र विशेष के आधार पर उसका चरित्र तय होता है? क्या किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी बच्ची के साथ ऐसा रेप हुआ होता या रोज होता है? क्या उस पर भी दिल्ली में प्रोटेस्ट इस तरह से होता है? क्या मुंबई में इस तरह से मोबिलाइजेशन होता है? क्या यह इंटरनेशनल खबर बन पाता है? क्या सारे मिनिस्टर, सीएम, एमपी, एमएलए इसके प्रोटेस्ट या विरोध में उतरते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता?
ऐसा क्यों नहीं होता? आखिर कुछ ही घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, बीबीसी न्यूज की रिपोर्टिंग का मटेरियल कैसे बनता है? पूरे टीवी डिबेट का इशू क्यों बन जाता है? कुछ मीडिया कवर करने लगता है, कुछ हाइड करने लगता है, कुछ इसकी सच्चाई को दिखाता है या सच्चाई आने भी नहीं देता। यह कैसे तय होता है? क्या इसका वर्गीय चरित्र नहीं है? सामाजिक आर्थिक इसका कारण नहीं है कि कौन किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसके माता पिता कितना पढ़े लिखे हैं, वो कितने असर्टिव हैं, उनके क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला शहरों में कोई वर्ग समूह है या नहीं है, क्या इस बात पर डिपेंड नहीं करता? क्या इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि जो रेप विक्टिम है वो किस समाज और किस जाति से आती है? लोग कहेंगे कि अब जाति खोजने लगता है। भाई क्यों नहीं खोजें? अगर यहाँ इस देश में जातीय और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही तय होता है कि किसका रेप होता है और किसका नहीं होता है, हम ये नहीं बात कह रहे हैं। आप एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, वो भारत सरकार की गृह मंत्रालय की एजेंसी है, उसके डेटा को खंगाल के देखिए तो इस देश में रेप की घटनाएं किन सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ सबसे ज़्यादा होती है, किस सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग सबसे ज़्यादा जेलों में बंद हैं, किस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग अपराधी हैं, किस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों का आए दिन जो घटनाएं होती हैं रेप की, सेक्सुअल हरासमेंट की, सेक्सुअल मोलेस्टेशन की, छेड़ने की, किसके साथ होती है? ये पूरा का पूरा जो क्रिमिनोलॉजी का पोर्शन है, आप उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा कि रेप की घटनाएं, सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं, मोलेस्टेशन की घटनाएं, ये डिपेंड करता है कि आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं। ये कॉमन फिनोमिना केवल नहीं है। आप ये नहीं कर सकते केवल कि वो महिला है इसीलिए वो सबसे बड़ी विक्टिम है पुरुषवादी सोच में। आपको ये भी तय करना होगा कि महिला किस वर्ग और किस जातीय समूह से, किस क्षेत्र से आती है, वो रूरल है कि अर्बन है, वो किसी अपर क्लास से आती है कि लोअर क्लास से आती है, अपर कास्ट से आती है कि लोअर कास्ट से आती है। आप एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए, आपको सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा कि जिस समाज की महिलाएं कमजोर हैं, जिस समाज की महिलाएं शोषित हैं, जिस समाज की महिलाएं एक रूरल बैकग्राउंड से आती हैं, उनकी संख्या इन रेप विक्टिम्स में, सेक्सुअल ऑफेंसेस के विक्टिम्स में सबसे ज्यादा होता है। क्या उनके लिए प्रोटेस्ट इस बड़े स्तर पर होता है इस देश में? हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो गलत है। इस प्रोटेस्ट के हम कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं और ये जानना जरूरी है। उस डॉक्टर के लिए हमारी श्रद्धांजलि है। उनके साथ जो हुआ वो एकदम सरासर गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा ये सवाल है कि जो मेजोरिटी में घटनाएं हो रही हैं, मेजोरिटी में जिनके साथ हो रही हैं, क्या उनके लिए हम उठ खड़े होते हैं क्या? कैंडल लाइट विजिट हम करते हैं क्या? प्रोटेस्ट करते हैं क्या? और करते हैं तो कितने छोटे स्तर पर, कितने छोटे स्तर पर? क्या वह पैन इंडिया मूवमेंट बनता है क्या? अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि उत्तराखंड में एक रेप की घटना हुई है इसी तरह की, मुजफ्फरपुर में एक घटना हुई है दलित बच्ची के साथ। पूरे देश में कितनी घटनाओं का आपका रिपोर्टिंग होता है जो कि मेजोरिटी की घटनाएं बनाती हैं, बहुसंख्यक घटनाएं यही हैं। लेकिन उनका इस तरह से विरोध प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि वो गरीब हैं, क्योंकि उनके पास कनेक्शन नहीं है, उनका एक वर्गीय चरित्र नहीं है जो इतने बड़े स्तर पर मीडिया में कंट्रोल रखता हो, इकोनॉमी पर कंट्रोल रखता हो, डिजिटल मीडिया पे कंट्रोल रखता हो, उसका कोई एजेंसी हो कहने का, बताने का, अपना बात पहुंचाने का। उसके पास कोई मीडिया नहीं है, कोई संगठन नहीं है। समझिए इस बात को, हम इस बात को उठाना चाह रहे थे कि आखिर क्यों जो मेजोरिटी में लोग हैं, कहा जाता है ना कि डेमोक्रेसी मतलब नंबर का इंपॉर्टेंस,
लेकिन क्या नंबर के हिसाब से ही इस देश में सब तय होता है क्या? नंबर में तो देखें तो रेप विक्टिम्स मार्जिनलाइज सेक्शन से सबसे ज्यादा आती हैं। रेप विक्टिम बहुत ज्यादा संख्या में जो है अपर क्लास से नहीं आती। आप केवल महिला का नाम लेकर के ये जो इसमें भी जो हायरार्की है उसको आप छुपा नहीं सकते। उसका भी एक क्लास है, क्लास का नेचर है। क्या उस पर ध्यान जाता है पॉलिसी मेकर्स का? कुछ लोग ये कह सकते हैं, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, इस बात का विरोध कर सकते हैं, आप महिला कह करके महिला के नाम पर फूट डाल रहे हैं। फूट डालने की बात नहीं है। बात इस बात का है कि केवल महिला के नाम पर, केवल मैट्रियार्की के नाम पर, केवल फेमिनिज्म के नाम पर उसके अंदर का जो कंट्राडिक्शन है, उसके अंदर का जो शोषण है, एक्सप्लॉइटेशन है, उसको आप सामने नहीं ला रहे। ये आपकी गलती है। एक डोमिनेंट क्लास की महिला के साथ अगर ये होता है तो पूरी एजेंसी एक्टिवेट हो जाती है, शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन सब एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन इस देश में इतनी महिलाओं के साथ ये सारी घटनाएं होती हैं खाली ये कह देने से कि महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं। आप ये नहीं भूल सकते कि उस महिलाओं के अंदर भी एक हायरार्की है और हायरार्की से तय होता है कि किस महिला का मुद्दा मीडिया में आएगा, किस महिला का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनेगा, किस महिला का मुद्दा नहीं बनेगा बल्कि उसको वहीं पर सप्रेस कर दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के ही लेवल पर। बड़े स्तर पर भी हो रहा है ये बात, हम इस बात का डिनायल नहीं है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ घटनाएं जो होती हैं इस देश में उसको दबा दिया जाता है। उसका क्लास और उसका क्लास कैटेगरी है, क्लास नेचर है, इस बात को आपको समझना होगा। निश्चित तौर पर ये घटनाएं किसी तरह से टॉलरेबल नहीं है। शासन प्रशासन इसमें फेल है, समाज आपका फेल है। शासन प्रशासन तो बहुत छोटा चीज है, सरकारें आती हैं जाती हैं, प्रशासन आता है जाता है। आपका सोसाइटी पूरी तरह से फेल है इन चीजों को रोकने में। आपका मोरालिटी एथिक्स पूरी तरह से खत्म हो चुका है, करप्ट हो चुका है। अगर इसमें थोड़ा सा भी फोर्स बचा होता है, पावर बचा होता, तो निश्चित तौर पर इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी लड़की को इस तरह से ट्रीट करें, किसी लड़की को मोलेस्ट करें, किसी लड़की को एम्ब्रास करें, किसी लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दें। ये बताता है कि आपके समाज के अंदर जो पुरुषवादी सोच की जो मानसिकता है वो मानसिकता अभी भी इंटैक्ट है, जस का तस बना हुआ है। जहां स्पेस मिलता है वो वहां पर उसको सामने लाता है, एक वायलेंट तरीके से लाता है, हिंसक रूप से लाता है जो उसके एजेंसी को पूरी तरह से खत्म कर देता है, और कुछ अहिंसक रूप से प्रैक्टिस किए जाते हैं जो मोरालिटी के नाम पे जो मोरल पॉलिसिंग की जाती है, शिक्षा दी जाती है कि तुम ये मत पहनो, तुम ये मत खाओ, तुम इसके साथ मत रहो, तुम अपना चॉइसेस जो है तुम्हारा पर्सनल चॉइस मेकिंग है उसको मत करो। ये अहिंसक तरीके हैं जिसमें महिलाओं को सप्रेस रहना सिखाया जाता है, और वो भी किस नाम पे? धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पर, नैतिकता के नाम पर। आप क्यों नहीं नैतिक होते सर? आपकी नैतिकता कहां गई? तो ये अहिंसक तरीके हैं जिसमें पुरुषवादी सत्ता को परपेचुएट किया जाता है। सारा ब्लेम जो है लड़की के ऊपर ही शिफ्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो जितनी बड़े स्तर पर घटनाएं हो रही हैं उसको अंडर रिपोर्ट किया जाता है, उसका रिपोर्टिंग नहीं होता, मीडिया में रिपोर्टिंग नहीं होता, उस पर चर्चा नहीं होती। एक ये बड़ा ही हिंसक या अहिंसक दोनों तरीका कह सकते हैं, क्योंकि हिंसा केवल फिजिकल हिंसा ही केवल हिंसा नहीं होती, अहिंसक हिंसा भी हिंसा होती है। शब्दों के बोले गए, अगर कोई विक्टिम है, उसके मुद्दे हैं, उसको आप दबा करके भी हिंसा कर रहे होते हैं। उसके इशू को कभी इशू नहीं बनने देते, चर्चा का भाग नहीं बनने देते, वो बड़े डिस्कोर्स का पार्ट ही नहीं बनता।
उसका एक वर्गीय चरित्र है, उस वर्गीय चरित्र को आप छुपाने का प्रयास करते हैं, ये कहकर के महिला तो महिला है। अरे तो महिला है तो भाई सारे महिलाओं के लिए आप उठ खड़े क्यों नहीं होते सरकार के खिलाफ? नी जर्क रिएक्शन क्यों आप में होता है? आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत अगर महिला के साथ हुआ तो एकदम लगेगा कि पूरा देश खड़ा हो गया। ये बात इस बात को साबित करती है कि आज भी देश का मीडिया, देश की सरकार, देश का कानून, देश का एस्टेब्लिशमेंट एलिटिस्ट है। आज भी वो डेमोक्रेटिक नहीं हो पाया है। अगर डेमोक्रेटिक होता तो ये पूरा डिस्कोर्स केवल एक घटना पर नी जर्क रिएक्शन नहीं करता। रादर जो घटनाएं हो रही हैं उसको टोटलिटी में लेकर के बिना बायसनेस के साथ उस पर एक चर्चा होती, मुकम्मल चर्चा होती और उसको एड्रेस करने का प्रयास होता है सोसाइटी लेवल पर, एडुकेशन के लेवल पर, कल्चर के लेवल पर। लेकिन वहां तो कोई चर्चा ही नहीं है, बल्कि उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर उसको छुपाने का प्रयास हो रहा है। कैसे आप एड्रेस करेंगे इस इशू को? लंबे लंबे भाषण देने से नहीं हो सकता है। आपको अपने घर, अपने पर्सनल लेवल पर इसको एड्रेस करना होगा। आपको ये समझना होगा कि समय बदल रहा है, एडुकेशन आ रहा है, लड़कियां असर्टिव होंगी और उनको सबसे ज़्यादा इससे चूल कटी हुई है जो आज भी देखते हैं कि समय तो बदल गया, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन आज भी वो उसी चीज़ में जीते हैं कि जो पूर्व में चला आ रहा था वो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जिसमें लड़की चुपचाप रहती थी, सप्रेस रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी, बोलना नहीं चाहती थी। वही व्यवस्था बनी रहे क्योंकि उससे पैट्रियार्की का रूल हमेशा कायम रखा जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, स्टेबिलिटी के नाम पर यह भी होता रहा है कि पुरानी चीज़ें चलती रहेंगी तो समाज में शांति रहेगी। शांति शोषण का भी आधार होता है, ये भी ध्यान रखिए। अशांति को इसलिए लोग लाइक नहीं करते, सवाल उठाना, असर्टिव होना इसलिए लाइक नहीं करते क्योंकि उनके सत्ता को ये चैलेंज होता है। और ये देश तो सत्यवादियों का है, जो चला आ रहा है उसको बनाए रखना है। यही हमारा धर्म है, यही हमारा इनलाइटनमेंट है, यही हमारा सिविलाइजेशन है। तो आपको सोचना होगा, समझना होगा कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। इस क्लास के नेचर को भी समझना होगा कि आपका ईमान उस समय क्यों नहीं जगता जब इस देश में बहुत सारे जगहों पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। केवल मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये घटनाएं होती हैं तो आप कैंडल लाइट विजिट के लिए टाइम निकाल लेते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट लंबा लंबा लिखते हैं, अपना सद्भावना जताते हैं। लेकिन यही घटनाएं अगर गांव के स्तर पर होती हैं, कस्बा के लेवल पर होती हैं, तो वहां पर कहाँ आप रहते हैं भाई? वहां भी कंसाइंस जगाइए, बदलाव कीजिए अपने सोच में। केवल भीड़ तंत्र के हिस्सा बनने से नहीं हो जाएगा बदलाव। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ों को समझेंगे, गहराई से समझेंगे। जिनके साथ भी ये घटनाएं हो रही हैं उनके साथ हमारी सद्भावना है। हम नहीं चाहते कि इस तरह की घटनाएं हों, लेकिन अगर हम समानतापूर्ण समाज की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, पूरे महिला समाज की बात कर रहे हैं, तो उसमें यह भी झांकना होगा कि महिला के नाम पर उन लोगों को आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं जिनका कभी कोई खबर ही नहीं पता चलता। उनको भी आप सोचिए, समझिए, देखिए और उनके भी मुद्दों को सामने लाइए, क्योंकि उनका अगर मुद्दा एड्रेस नहीं होगा तो आप एक मुकम्मल राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। बहुसंख्यक लोगों को केवल बहुसंख्यक मत समझिए, अपवाद को केवल उदाहरण मत बनाइए। बहुसंख्यक जो हैं उनकी भी चिंता करिए। अपवाद पर तो बहुत अपवाद बनते जाते हैं, ये हुआ, ऐसे हुआ, एक दो अपवाद बना करके उसी को जनरल ट्रेंड बना दिया जाता है, जो कि गलत है। तो सोचिए, विचारिए और एक नया भारत बनाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।